जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस आज के नए वीडियो में। फ्रेंड्स, अगर आप 70 बीपीएससी प्री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। इस सीरीज में हम लोग रिवीजन कर रहे हैं एडिटोरियल करेंट कंसेप्ट से कंप्लीट करेंट अफेयर्स को। अगर ये आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको करेंट अफेयर्स से प्रश्न गलत नहीं होने वाले हैं। अगर न्यूज़पेपर नहीं भी पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, इसे कर लीजिए। करेंट अफेयर्स के प्रश्न गलत नहीं होने वाले हैं। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि 70 बीपीएससी प्री एग्जाम को टारगेट करते हुए परफेक्शन आईएएस का जो मेंटरशिप प्रोग्राम चलाया जा रहा है 90 दिन का, उसी का पीडीएफ हम लोग रिवीजन कर रहे हैं इस सीरीज में। अगर आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट बना है, उसे भी रिवीजन कर लीजिएगा। आज की वीडियो में चलिए कंप्लीट रिवीजन करते हैं 1 से लेकर 15 जून के करेंट अफेयर्स को। क्लास आपको कैसी लग रही है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लग रहा है तो अच्छा बताइएगा, और कुछ सुधार की ज़रूरत है तो वो भी हमें बताइएगा। अपना फीडबैक अवश्य दीजिएगा। इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अंटार्कटिक संसद डिटेल में समझते हैं। देखिए, भारत ने 20 मई से 30 मई 2024 तक कोची केरल में 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक और 26वीं पर्यावरण संरक्षण समिति की सफलतापूर्वक मेजबानी की। कहाँ पर हुआ था, ध्यान रखिएगा, कोची, केरल के कोची में हुआ था। ATCM 46 क्या है डिटेल में समझते हैं। इसका स्रोत है द हिंदू, ठीक है, ये द हिंदू न्यूज़पेपर से लिया गया है। ATCM 46 का आयोजन वसुधैव कुटुंबकम की व्यापक थीम के साथ किया गया। थीम ध्यान रखिएगा, वसुधैव कुटुंबकम था। ATCM 46 और CEP 26 का आयोजन भारत सरकार ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा गोवा के राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र के माध्यम से अर्जेंटीना के मुख्यालय वाले अंटार्कटिक संधि सचिवालय के सहयोग से किया। किसके सहयोग से? अर्जेंटीना में मुख्यालय वाले अंटार्कटिक संधि सचिवालय के सहयोग से, अंटार्कटिक संधि सचिवालय के सहयोग से किया है, ठीक है। थीम ध्यान रखिएगा, वसुधैव कुटुंबकम। इस कार्यक्रम में पक्षों द्वारा अंटार्कटिक संधि और अंटार्कटिक संधि के लिए पर्यावरण संरक्षण पर प्रोटोकॉल की पुष्टि की गई है। मैत्री सेकेंड की योजना को आधिकारिक रूप से प्रस्तुत किया गया है। अंटार्कटिका में किसी भी नए निर्माण या पहले के लिए ATCM की मंजूरी की आवश्यकता होती है। अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक डिटेल में समझते हैं। ATCM अंटार्कटिक संधि प्रणाली से संबंधित गतिविधियों पर चर्चा और समन्वय के लिए प्राथमिक मंच है। इसकी स्थापना की बात करें तो अंटार्कटिक संधि 1959 के तहत की गई थी। ATCM कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौतों को अपनाता है। ATCM ने पर्यावरण संबंधी मामलों पर सलाह और सिफारिशें प्रदान के लिए एक सहायक निकाय के रूप में पर्यावरण संरक्षण समिति की स्थापना की है, यानी कि CEP की स्थापना की है। अंटार्कटिक संधि 1959 क्या है डिटेल में समझते हैं। देखिए, यह अंटार्कटिक में गतिविधियों को नियंत्रित करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। क्या है? अंटार्कटिका में गतिविधियों को नियंत्रित करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। यह महाद्वीप को एक वैज्ञानिक संरक्षित क्षेत्र के रूप में नामित करता है। भारत 1983 में इसमें शामिल हुआ था। अब तक संधि में 56 हस्ताक्षरकर्ता शामिल है। नेक्स्ट बात करते हैं जिग। जिम्बाब्वे की नई स्वर्ण आधारित मुद्रा है जिग, ठीक है। स्रोत द इंडियन एक्सप्रेस है। चलिए डिटेल में समझते हैं। हाल ही में जिम्बाब्वे ने अपनी नवीनतम मुद्रा जिग लॉन्च की है, जो जिम्बाब्वे की दीर्घकालिक आर्थिक अस्थिरता को दूर करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। यह एक स्वर्ण समर्थित मुद्रा है। उद्देश्य की बात करें तो इस नवीन वैध मुद्रा का उद्देश्य वर्षों में मुद्रास्फीति और विनिमय दर की अस्थिरता के बाद देश की वित्तीय प्रणाली में स्थिरता प्रदान करना और विश्वास बहाल करना है। विशेषताएं हैं, देखिए, जिग एक अद्वितीय मुद्रा है जो स्वर्ण भंडार द्वारा समर्थित है तथा यह सुनिश्चित करती हैं कि इसका मूल्य सरकार के पास मौजूद भौतिक सोने द्वारा समर्थित है। भौतिक सोने द्वारा समर्थित है, ध्यान रखिएगा। जिग नोट और सिक्के निम्न मूल्य में उपलब्ध होंगे और जारी किए जाएंगे। 1 जिग, 2 जिग, 5 जिग, 10 जिग, जैसे इंडिया में 1 रुपया 2 रुपया उसी तरह से, ठीक है। 20 जिग, 50 जिग, 100 जिग और 200 जिग, ठीक है। जिग को लॉन्च करने के कारण क्या है डिटेल में समझते हैं। उच्च मुद्रास्फीति। देखिए, अगर आप BPSC के बदलते पैटर्न के अनुसार इस तरह से पढ़ते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। वीडियो पसंद आ रहा है, सीरीज पसंद आ रहा है तो लाइक करना ना भूलें। कंप्लीट रिवीजन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, जिग को लॉन्च करने के कारण है जिम्बाब्वे उच्च मुद्रास्फीति दर से जूझ रहा
जहां हाल के वर्षों में वार्षिक मुद्रास्फीति 500% से अधिक हो गई है, 500% से अधिक हो गई है, ठीक है, काफ़ी हो गई है। जिम्बाब्वे की अर्थव्यवस्था विगत 25 वर्षों से संकट में है। सार्वजनिक अविश्वास 2008 के हाइपर इन्फ्लेशन संकट जैसे पिछले मुद्दों के कारण जिम्बाब्वे के लोगों का केंद्रीय बैंक पर ऐतिहासिक अविश्वास हो गया है, काफ़ी दिनों से इसलिए अविश्वास हो गया है। नेक्स्ट है विरूपाक्ष मंदिर द इंडियन एक्सप्रेस स्रोत हैं। देखिए हाल ही में विरूपाक्ष मंदिर का एक हिस्सा मंदिर का सालू मंडपा या मंडप मूसलाधार बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था। विरूपाक्ष मंदिर का मूसलाधार बारिश के कारण एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था। विरूपाक्ष मंदिर डिटेल में समझते हैं। देखिए राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षित स्मारक और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल। इस मंदिर की उत्पत्ति 7वीं शताब्दी में माने जाती है। उत्पत्ति कब हुई थी? 7वीं शताब्दी में निर्माण हुआ था, ठीक है। 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य कार्यकाल था 1336 से 1646 के दौरान इसका व्यापक विस्तार हुआ था। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जिन्हें स्थानीय रूप से विरूपाक्ष या पंपावती के नाम से भी जाना जाता है। विरूपाक्ष मंदिर सहित हम्पी को इसकी समृद्ध स्थापत्य विरासत और ऐतिहासिक महत्व के कारण 1986 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, ठीक है। 1986 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। स्थापत्य विशेषताएं देखिए, यह द्रविड़ मंदिर वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि किस वास्तुकला का उदाहरण है, तो द्रविड़ है, द्रविड़ शैली में है। इसकी विशेषता इसके भव्य गोपुरम, ऊंचे प्रवेश द्वार, गोपुरम यानी कि ऊंचे प्रवेश द्वार है। गर्भगृह के ऊपर स्थित शिखर इसकी जटिल नक्काशी और स्तंभों वाले हॉल हैं। नक्काशी और मूर्तियों से भरपूर गोपुरम में विभिन्न देवताओं और पौराणिक दृश्यों और जानवरों को दर्शाया गया है। हम्पी का एकमात्र लगातार कार्यरत मंदिर जिसमें एक गर्भगृह स्तंभ युक्त हॉल, सबसे विस्तृत हॉल जिसमें 100 स्तंभ हैं, पूर्व कक्ष, भव्य गोपुरम और कई छोटे मंदिर, साथ ही एक मंदिर और रसोई घर और प्रशासनिक कार्यालय भी शामिल हैं। नेक्स्ट बात करते हैं वर्ष 2024 में वैश्विक बेरोजगारी दर में गिरावट की संभावना है, ठीक है। बिजनेस स्टैंडर्ड का रिपोर्ट है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने संकेत दिया है कि वर्ष 2024 में वैश्विक बेरोजगारी दर 4.9% होगी, जबकि मूल रूप से अनुमान लगाया गया है कि इस साल बेरोजगारी दर बढ़कर 5.2% हो जाएंगी। इस साल बेरोजगारी दर बढ़कर 5.2% हो जाएंगी, ये मूल रूप से अनुमान लगाया गया है। ये मुख्य बिंदु देखते हैं। देखिए यह संशोधन मुख्य रूप से चीन, भारत और उच्च आय वाले देशों में इस वर्ष अब तक अपेक्षा से कम बेरोजगारी दर के कारण किया गया है। ILO ने कहा समष्टि आर्थिक परिवेश में यह स्थिरता अपेक्षाकृत स्थिर श्रम बाजार परिदृश्य में परिवर्तित हो रही है। रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्तमान में 183 मिलियन लोग बेरोजगार हैं, जबकि बिना नौकरी वाले किंतु काम की चाह रखने वालों की संख्या 402 मिलियन है, जो कि काफ़ी है। श्रम बाजार विशेष रूप से महिलाओं के लिए असमान बना हुआ है। निम्न आय वाले देशों में महिलाओं की नौकरियों का अंतर 22.8% तक पहुंच गई है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन डिटेल में समझते हैं। देखिए करंट के साथ आपका स्टैटिक भी यहाँ पे रिवीजन हो रहा है, इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता है रिवीजन के लिए। देखिए यह एकमात्र त्रिपक्षीय संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों को तैयार करने के लिए अपने 187 सदस्य देशों की सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिक प्रतिनिधियों को एक साथ लाती है। मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। 1919 में वर्साई की संधि द्वारा राष्ट्र संघ की एक संबंध एजेंसी के रूप में स्थापित हुई है। मुख्यालय ध्यान रखिएगा जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन डिटेल में समझते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों और ILO की व्यापक नीतियों को निर्धारित करता है। ILO सम्मेलनों और सिफारिशों के रूप में अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों को अपनाने तथा उनके कार्यान्वयन पर नियंत्रण रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट है दुनिया का पहला 3D मुद्रित रॉकेट इंजन। ये PIB का स्रोत है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। देखिए IIT मद्रास इनक्यूबेटेड स्टार्ट अप द्वारा श्रीहरिकोटा से सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन वाला दुनिया का पहला रॉकेट लॉन्च किया गया है। रॉकेट अग्निबाण SORTE सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेटर भी भारत का पहला सेमी क्रायोजेनिक इंजन संचालित रॉकेट लॉन्च है, जिसे
पूरी तरह से स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है। मुख्य विशेषताएं हैं, डिटेल में समझते हैं। देखिए, अग्निबाण 2 चरणों वाला रॉकेट है जिसकी क्षमता 300 किलोग्राम तक का भार 700 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाने में है। 700 किलोमीटर का ऊंचा ले जाएगा और 300 किलोग्राम यानी कि 3 टन का भार भी ले जाएगा। रॉकेट इंजन लिक्विड ऑक्सीजन और केरोसिन से संचालित होता है। लिक्विड ऑक्सीजन और केरोसिन से संचालित होता है, जिसे क्रायोनिक इंजन कहते हैं। यह कम और उच्च झुकाव वाली दोनों कक्षाओं तक पहुंच सकता है और पूरी तरह से मोबाइल है, जिसे 10 से अधिक लॉन्च पोर्ट तक पहुंचने के लिए डिज़ाइन किया गया है। परीक्षण उड़ान का उद्देश्य है, डिटेल में समझते हैं क्या है। देखिए, घरेलू प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन करना, महत्वपूर्ण उड़ान डेटा एकत्र करना, अग्निकुल के कक्षीय प्रक्षेपण यान अग्निबाण के लिए प्रणालियों के इष्टतम कामकाज को सुनिश्चित करना है। महत्व की बात करें तो देखिए, 3D मुद्रित विनिर्माण प्रक्रिया के उपयोग से प्रक्षेपण लागत कम होने तथा वाहन के संयोजन समय में कटौती होने की संभावना है। इससे छोटे उपग्रहों को किफायती प्रक्षेपण सेवाएं प्रदान करने में मदद मिलेगी। ध्यान रखिएगा, अग्निकुल जिसका नाम हिंदी और संस्कृत के शब्द अग्नि से लिया गया है, जिसकी स्थापना 2017 में हुई थी और यह भारत का पहला निजी लॉन्च पैड और मिशन कंट्रोल सेंटर चलाता है। बिहार में नए रामसर असर मोस्ट इम्पोर्टेंट है बिहार के एग्जाम के लिए। द इंडियन एक्सप्रेस स्रोत हैं। देखिए, हाल ही में बिहार की 2 आर्द्र भूमियों को रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया है, जिससे देश में मान्यता प्राप्त जल जमाव वाले पारिस्थितिकी तंत्रों की कुल संख्या 82 हो गई। कितनी हो गई है? तो 82 हो गई हैं। मुख्य बिंदु डिटेल में समझते हैं। देखिए, बिहार के जमुई जिले में स्थित 2 आर्द्रभूमि नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि की वैश्विक सूची में जोड़ा गया है। ये 2 नए वेटलैंड जमुई के झाझा वन क्षेत्र में स्थित मानव निर्मित जलाशय हैं। इनके जलग्रहण क्षेत्र में पहाड़ियों से घिरे शुष्क पर्णपाती वन है। नकटी पक्षी अभ्यारण्य को मुख्य रूप से नकटी बांध के निर्माण के माध्यम से सिंचाई के लिए विकसित किया गया था। आर्द्रभूमि और इसके आसपास के क्षेत्रों ने पक्षियों, स्तनधारी मछलियों, जलीय पौधे, सरीसृपों और उभयचरों की 150 से अधिक प्रजातियों के लिए आवास प्रदान किया है। इसमें वैश्विक रूप से संकटग्रस्त प्रजातियां शामिल हैं, जैसे संकटग्रस्त भारतीय हाथी, देसी कैटफिश, वाल्गो अट्टू। ठीक है। नकटी पक्षी अभयारण्य को वर्ष 1984 में स्थानीय स्तर पर पक्षी अभयारण्य के रूप में मान्यता दी गई थी। कब से? तो आपको ध्यान रखना है, स्थापना कब हुई थी? 1984 में। ये भी पूछा जा सकता है बिहार स्पेशल में। ठीक है। रामसर कन्वेंशन डिटेल में समझते हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों की पहचान करने और उन्हें नामित करने के लिए 2 फरवरी 1971 को रामसर अभिसमय को अपनाया गया। यह एक अंतर सरकारी संधि है। इसे वर्ष 1975 में लागू किया गया था। काजा शिखर सम्मेलन 2024 और वन्य जीव उत्पादन व्यापार। काजा शिखर सम्मेलन क्या है, डिटेल में समझते हैं। स्रोत है डाउन टू अर्थ। देखिए, हाल ही में काजा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन जाम्बिया के लिविंगस्टोन शहर में किया गया है, जिसमें प्रतिनिधि सदस्यों ने वन्य जीव और वनस्पति की लुप्तप्राय प्रजाति में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन से हटने के अपने आह्वान को दोहराया है। मुख्य बिंदु क्या है, डिटेल में समझते हैं। देखिए, कावांगो जाम्बेजी ट्रांस फ्रंटियर संरक्षण क्षेत्र काजा TFCA के 5 देशों ने सीटीज के तहत हाथी दांत व्यापार पर प्रतिबंध से नाखुश हैं। प्रतिबंधियों ने सीटीज छोड़ने के आह्वान को दोहराया है। सदस्यों ने पश्चिम पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया है। उनका तर्क है कि हाथी दांत के व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध अनुचित है और इससे उन्हें अपने विशाल हाथी आबादी से आर्थिक लाभ उठाने का अवसर नहीं मिल पाएगा। नेक्स्ट है कावांगो जाम्बेजी ट्रांस फ्रंटियर संरक्षण क्षेत्र। क्या है, डिटेल में समझते हैं। देखिए, कावांगो जाम्बेजी ट्रांस फ्रंटियर संरक्षण क्षेत्र 5,20,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह 5 दक्षिणी अफ्रीकी देशों में कुछ हिस्सों को कवर करता है। ये देश हैं अंगोला, बोत्सवाना, नामीबिया, जाम्बिया और जिम्बाब्वे। अंगोला, बोत्सवाना, नामीबिया, जाम्बिया और जिम्बाब्वे हैं। इन देशों में हाथियों की संयुक्त आबादी अफ्रीका की कुल आबादी का 2/3 से ज़्यादा है, जो लगभग 4,50,000 होने का अनुमान है। बोत्सवाना में हाथियों की सबसे बड़ी आबादी है, जहां 1,32,000 हाथी हैं। ठीक है। नेक्स्ट है पेरू UPI तकनीक अपनाने वाला पहला दक्षिण अमेरिकी देश बना है। पेरू UPI तकनीक अपनाने वाला पहला दक्षिण अमेरिकी देश बना है। बिजनेस स्टैंडर्ड स्रोत है
डिटेल में समझते हैं। देखिए, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की अंतर्राष्ट्रीय शाखा एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने दक्षिण अमेरिका अमेरिका की देश के केंद्रीय बैंक के साथ यूपीआई तकनीक विकसित करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। मुख्य बिंदु क्या है, डिटेल में समझते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यूपीआई स्टैक को तैनात करने के लिए किसी केंद्रीय बैंक के साथ एनआईपीएल की दूसरी साझेदारी है। इस साल मई में एनआईपीएल ने बैंक और नामीबिया यानी कि बीओएन के साथ समझौता किया है। बैंक ऑफ नामीबिया के साथ समझौता किया है। उद्देश्य की बात करें तो पेरू के वित्तीय बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। महत्व क्या है, डिटेल में समझते हैं। त्वरित भुगतान सुविधा। देखिए, यह साझेदारी व्यक्तियों और व्यवसाय के बीच त्वरित भुगतान की सुविधा प्रदान करेगा। डिजिटल भुगतान, यह पेरू की बैंकिंग सुविधा से वंचित आबादी तक डिजिटल भुगतान के उपयोग का विस्तार करेगी। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता। देखिए, यह विकास एनसीबीआई द्वारा फ्रांस, श्रीलंका, सिंगापुर और मॉरिशस जैसे अन्य बाजारों में प्रवेश करने के बाद यूपीआई को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के प्रयास के बाद हुआ है। फ्रेंड्स, 2 से 3 बार रिवीजन करिएगा। अगर इस तरह से कर लेते हैं तो करेंट अफेयर्स के प्रश्न गलत नहीं होंगे। अंतर्राष्ट्रीय विस्तार है। जनवरी 2024 में एनपीसीआई ने यूपीआई पे नाउ लिंकेज शुरू करने की घोषणा की, जो भारतीयों को सिंगापुर से सीधे अपने बैंक खातों में धन प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। भारत में ई कॉमर्स और प्रॉक्सिमिटी पेमेंट्स कंपनी लाइरा के साथ एनसीपीआई की साझेदारी की घोषणा की है। नेक्स्ट है शून्य मलबा चार्टर। शून्य मलबा चार्टर द इंडियन एक्सप्रेस स्रोत है। डिटेल में समझते हैं। हाल ही में 12 देशों ने ईयू अंतरिक्ष परिषद में शून्य मालवा चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिससे पृथ्वी की कक्षा में मानवीय गतिविधियों की दीर्घकालिक स्थिरता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता मजबूत हुई है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने भी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में चार्टर पर शून्य मालवा चार्टर पर हस्ताक्षर किए हैं। शून्य मालवा चार्टर डिटेल में समझते हैं। देखिए, जीरो डेब्रिस चार्टर यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी कि ईएसए द्वारा नवंबर 2023 में सेविले में ईएसए अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन के दौरान शुरू की गई एक पहल है। उद्देश्य की बात करें तो वर्ष 2030 तक अंतरिक्ष में मलबा तटस्थता प्राप्त करना है। यह चार्टर अपनी तरह की पहली पहल है। अंतरिक्ष गतिविधियों के दीर्घकालिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करना है। मुख्य विशेषताएं हैं। चार्टर एक गैर कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता है, लेकिन यह 2030 के बीच संयुक्त रूप से परिभाषित लक्ष्यों की दिशा में सामूहिक रूप से काम करने वाले सक्रिय नेताओं के समुदाय को बढ़ावा देता है। चार्टर में अनेक लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जिसमें किसी मिशन द्वारा अंतरिक्ष मलबा उत्पन्न होने की संभावना को 1000 में से 1 से कम रहनी चाहिए। यह पारदर्शी सूचना साझाकरण और अंतरिक्ष यातायात समन्वय को प्रोत्साहित करती है। अंतरिक्ष मलबा क्या है? देखिए, अंतरिक्ष मलबा कक्षा में मौजूद कोई भी मानव निर्मित वस्तु है जो किसी उपयोगी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करती, जैसे पुराने अंतरिक्षयान, रॉकेट, चरण, सूक्ष्म मलबा आदि। ठीक है। जेल में बंद सांसदों के अधिकार डिटेल में समझते हैं। स्रोत है हिंदुस्तान टाइम्स। हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में आतंकवाद के आरोप में जेल की सजा काट रहे 2 उम्मीदवारों के जीतने, उनके शपथ लेने और सांसद के रूप में कार्य करने की क्षमता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। संवैधानिक प्रावधान है। देखिए, संविधान का अनुच्छेद 101(4) अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना संसद के दोनों सदनों के सदस्यों की अनुपस्थिति से संबंधित है। संसद सदस्य के रूप के शपथ लेना एक संवैधानिक अधिकार है। चूंकि वे जेल में है, इसलिए उनको शपथ ग्रहण समारोह के लिए संसद तक ले जाने के लिए अधिकारियों से अनुमति लेनी होगी। शपथ लेने के बाद वे स्पीकर को पत्र लिखकर सदन में उपस्थित होने में अपनी असमर्थता के बारे में सूचित करेंगे। इसके बाद स्पीकर उनके अनुरोधों को सदन की अनुपस्थिति संबंधित समिति के पास भेज देंगे। सदस्य को सदन की कार्यवाही अनुपस्थित रहने की अनुमति से संबंधित सिफारिश समिति द्वारा की जाती है। 2013 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार आतंकवाद के आरोप में जेल काट रहे उम्मीदवारों को यदि दोषी ठहराया जाता है तो ऐसे सांसद और विधायक अयोग्य घोषित किए जाएंगे। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के तहत सांसदों को यदि उन्हें किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है और कम से कम 2 वर्ष के
कारावास की सजा सुनाई जाती है तो सांसदों को आयोग घोषित कर दिया जाएगा कम से कम 2 वर्ष तक। तो ये ध्यान रखिएगा, स्टेटमेंट देके प्रश्न पूछा गया है यूपीएससी के एग्जाम में, तो फिर पूछा जा सकता है स्टेट विशेष में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2024, स्रोत है द हिंदू। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक यानी कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वनडे एग्जाम में ये प्रश्न पूछे ही जाते हैं। स्थान ध्यान रखिएगा, 146 देशों में 129वें स्थान पर है भारत। भारत नीचे से 18वें स्थान पर है, ठीक है, जो कि बहुत ही बुरा स्थिति है। भारत का मुख्य बिंदु क्या है डिटेल में समझते हैं। देखिए, वर्ष 2024 में सभी 146 देशों के लिए वैश्विक लिंग अंतर स्कोर 68.5% है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 0.1% अंक का सुधार है। इस दर से पूर्ण समानता तक पहुंचने में 134 साल लगेंगे। अगर इस तरह से सुधार हुआ तो 134 साल अभी और लगेंगे। आइसलैंड की बात करें तो 93.5% है, लगातार 15वें वर्ष विश्व का सबसे अधिक लैंगिक समानता वाला देश बना हुआ है। इसके बाद शीर्ष 5 रैंकिंग में फिनलैंड, दूसरे स्थान पर फिनलैंड, तीसरे पे नॉर्वे, चौथे पर न्यूजीलैंड तथा स्वीडन का स्थान है। विश्व में 146 देशों के सूचकांक ने सूडान अंतिम स्थान पर है। अंतिम स्थान पर सूडान ध्यान रखिएगा, ठीक है, जबकि पाकिस्तान 3 स्थान से गिरकर 145वें स्थान पर आ गया है। भारत का प्रदर्शन डिटेल में समझते हैं। देखिए, भारत 146 देशों की वैश्विक रैंकिंग में 2 स्थान नीचे आकर वर्ष 2023 में 123वें स्थान पर और 2024 में 129वें स्थान पर है। 23 में कितना था तो 27 पे, और 24 में 129वें, जो कि 2 स्थान नीचे गिरा हुआ है। विभिन्न श्रेणियों में भारत की रैंकिंग देखते हैं डिटेल में। देखिए, राजनीतिक सशक्तिकरण 65 स्थान है, आर्थिक भागीदारी और राष्ट्रीय 142 स्थान, शैक्षिक उपलब्धि 112 स्थान, स्वास्थ्य और जीवन रक्षा में 142वें स्थान पर है। तो ये सभी रैंक आपको ध्यान रखना है। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट डिटेल में समझते हैं। देखिए, इसे विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा जारी किया जाता है, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है। तो वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट को विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF के द्वारा जारी किया जाता है। यह 4 मुख्य आयामों में लैंगिक समानता का आकलन करता है। आर्थिक भागीदारी और अवसर, शैक्षिक उपलब्धि, स्वास्थ्य एवं अस्तित्व और राजनीतिक सशक्तिकरण, ये 4 आयाम हैं। वर्ष 2006 में स्थापना के बाद के समय के साथ लैंगिक अंतरालों को समाप्त करने की दिशा में प्रगति को ट्रैक करता है, ठीक है। बाल पोषण रिपोर्ट 2024 रिपोर्ट से आजकल प्रश्न ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो ध्यान से सुनिए। हाल ही में यूनिसेफ ने बाल खाद्य गरीबी रिपोर्ट शीर्षक से बाल पोषण रिपोर्ट 2024 जारी की है। यूनिसेफ बाल खाद्य गरीबी को प्रारंभिक बचपन जीवन के पहले 5 वर्षों में पौष्टिक और विविध आहार तक पहुंचने और उपभोग करने में बच्चों की असमर्थता के रूप में परिभाषित करता है। मुख्य बिंदु क्या है डिटेल में समझते हैं। देखिए, विश्व भर में 5 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक 4 बच्चों में से एक लगभग 27% बच्चे 181 मिलियन गंभीर खाद्य गरीबी का सामना कर रहे हैं, खाद्य संकट से जूझ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। दक्षिण एशिया और उप सहारा अफ्रीका में गंभीर बाल खाद्य गरीबी में रहने वाले 181 मिलियन बच्चों में से 2/3 यानी कि 68% से अधिक बच्चे रहते हैं। भारत के 40% बच्चे गंभीर खाद्य अभाव का सामना कर रहे हैं। कारण बढ़ती असमानताएं, संघर्ष और जलवायु संकट। साथ ही बढ़ती खाद्य कीमतें, अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थ की अधिकता, हानिकारक खाद्य विपणन रणनीतियाँ और बच्चों का भोजन देने की प्रथाएं बच्चों का भोजन देने की खराब प्रथाएं। प्रमुख सिफारिशें क्या हैं डिटेल में समझते हैं। देखिए, बाल खाद्य गरीबी उन्मूलन को नीतिगत अनिवार्यता के रूप में स्थापित करना, पौष्टिक और स्वस्थ भोजन के छोटे बच्चों के लिए सबसे सुलभ, किफायती और वांछनीय विकल्प बनाने के लिए खाद्य प्रणालियों में परिवर्तन लाना। CFP की गंभीरता का आकलन करने के लिए डेटा प्रणालियों को मजबूत करना। हाइड्रोजन परियोजना क्या है डिटेल में समझते हैं। द इंडियन एक्सप्रेस स्रोत है, ठीक है। अगर आप न्यूज़पेपर नहीं भी पढ़े हैं, यहाँ से कवर कर लेते हैं तो एग्जाम में प्रश्न आपसे नहीं छूटेंगे। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट के लिए अपना स्वयं का उपग्रह नेटवर्क विकसित करने हेतु हाइड्रोन परियोजना की घोषणा की है। देखिए, देखिए, हाइड्रोजन परियोजना, 2024 में 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 2024 में
यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए का उच्च थ्रूपुट ऑप्टिकल नेटवर्क का हाइड्रोन अंतरिक्ष में ऑप्टिकल लेजर आधारित संचार अवसंरचना का उपयोग करके पृथ्वी पर उपयोग के लिए विशेषकर दूर दराज के क्षेत्रों में पेटाबाइट्स डेटा रिले करने का इरादा रखता है। यह अत्यधिक उन्नत दूरसंचार क्षमता को सक्षम करने के लिए मौजूद रेडियो आवृत्ति चैनलों का पूरक होगा। हाइड्रोन का लक्ष्य अंतरिक्ष में टेराबिट सेकेंड क्षमता पर दुनिया का पहला ऑप्टिकल मल्टी ऑर्बिट परिवहन नेटवर्क प्रदर्शित करना है, जो स्थलीय फाइबर आधारित नेटवर्क को संरक्षित में निर्बाध रूप से विस्तारित करेगा। दूसरे शब्दों में हाइड्रोन आकाश में फाइबर और क्लाउड से परे इंटरनेट का प्रदर्शन करेगा। महत्व की बात करें तो डिटेल में समझते हैं। देखिए, 2030 तक डेटा की मांग में औसतन लगभग 500% की वृद्धि होने का अनुमान है। बढ़ती डेटा आवश्यकताओं की मांग को पूरा करने में हाइड्रोन सहायक साबित हो सकता है। ऑप्टिकल संचार प्रौद्योगिकी में पारंपरिक रेडियो आवृत्ति प्रणालियों द्वारा उत्पन्न बाधाओं को कम करने की क्षमता है। ब्रॉडबैंड की कमी वाले दूर दराज के क्षेत्रों में इंटरनेट पहुंच उपलब्ध कराना है। ईएसए ने 2027 और 2029 के बीच हाइड्रोन के चरणबद्ध प्रक्षेपण की योजना बनाई है। नेक्स्ट बात करते हैं नागास्त्र फर्स्ट, डिटेल में समझते हैं। स्रोत है हिंदुस्तान। देखिए, भारतीय सेना ने अपने पहले स्वदेशी मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन के रूप में इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड की एईएल द्वारा डिजाइन किया गया नागास्त्र फर्स्ट लॉयटरिंग म्यूनिशन को एकीकृत किया है। मुख्य बिंदु क्या है? देखिए, सटीक हमला। यह 2 मीटर के दायरे में जीपीएस निर्देशित परिशुद्धता के साथ दुश्मन के ठिकानों को मार गिरा सकता है। ठीक है, 2 मीटर के दायरे में जीपीएस निर्देशित परिशुद्धता के साथ दुश्मन के ठिकाने को मार गिरा सकता है। स्वदेशी विकास। नागास्त्र फर्स्ट को पूरी तरह से भारत में डिजाइन और विकसित किया गया है, जिसमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री है। रक्षा आत्मनिर्भरता। देखिए, ये ड्रोन दुश्मन के प्रशिक्षण शिविरों और घुसपैठियों के खिलाफ सेना के सटीक हमला करने की क्षमताओं को बढ़ाते हैं तथा इनका लक्ष्य आयात पर निर्भरता कम करना और रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑपरेशनल रेंज। देखिए, इस ड्रोन की ऑपरेशनल रेंज 15 किलोमीटर है, नागास्त्र फर्स्ट, ठीक है, जबकि ऑटोनॉमस मोड में 30 किलोमीटर है। तो ये सभी पॉइंट्स ध्यान रखिएगा। लॉयटरिंग म्यूनिशन क्या है? किसी लक्ष्य क्षेत्र के ऊपर चक्कर लगा सकती हैं और हमला करने के लिए समय का इंतजार कर सकते हैं। नागपुर सोलर इंडस्ट्रीज की इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड नामक कंपनी ने इस ड्रोन को विकसित किया है। विश्व मत्स्य पालन और जलीय कृषि की स्थिति रिपोर्ट से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं 2024। तो देखिए, द इंडियन एक्सप्रेस स्रोत हैं, डिटेल में समझते हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा विश्व मत्स्य पालन और जलीय कृषि की स्थिति रिपोर्ट 2024 रिपोर्ट जारी किया गया है। मुख्य बिंदु की बात करें तो वैश्विक उत्पादन। विश्व मत्स्य पालन और जलीय कृषि उत्पादन 2022 में 223.2 मिलियन टन के नए उच्च स्तर पर पहुंच गया है। जलीय जीव 185.4 मिलियन टन, शैवाल 37.8 मिलियन टन, जलीय कृषि 130.9 मिलियन टन, मत्स्य पालन 92.3 मिलियन टन। क्षेत्रवार जलीय पशु उत्पादन एशिया में 70%, यूरोप 9%, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन 9% है। ठीक है, एशिया में सबसे ज़्यादा है, तो ये ध्यान रखिएगा। अफ्रीका 7%, उत्तरी अमेरिका 3% और ओशिनिया 1%। जलीय जीवों के मुख्य उत्पादक देश हैं चीन 36%, भारत 8%, इंडोनेशिया 7%। चीन प्रथम स्थान पर है जलीय जीवों के मुख्य उत्पादक के रूप में। रोजगार। देखिए, इससे रोजगार क्या है? प्राथमिक उत्पादन में कार्यरत लोग 61.8 मिलियन है। क्षेत्र के अनुसार श्रमिक मत्स्य पालन 54%, जलीय है। कृषि में 36%, क्षेत्र निर्दिष्ट नहीं है, ठीक है, उसमें 10% है। भारत की स्थिति की बात करें तो भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। भारत का स्थान मछली उत्पादन में, ध्यान रखिएगा, ये फैक्ट आपको रटना होगा। तीसरा स्थान है मछली उत्पादन में, ठीक है। चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा जलीय देश और चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि उत्पादक देश है। जलीय कृषि उत्पादक
में दूसरा आ जाएगा। प्रथम स्थान पर चाइना है। मछली उत्पादक में चीन प्रथम स्थान पर है तथा इंडोनेशिया दूसरे स्थान पर। ध्यान रखिएगा, मछली उत्पादन में प्रथम स्थान पर चीन, दूसरे स्थान पर है इंडोनेशिया। भारत ने वित्त वर्ष 2022-23 में 175.45 लाख टन का रिकॉर्ड मछली उत्पादन किया है, जो वैश्विक उत्पादन का 8% है। कितना है? तो 8% है। यह देश की सकल मूल्य वर्धन में लगभग 1.09% और कृषि जीवीए में 6.724% से अधिक का योगदान देता है। यह क्षेत्र देश में 28 मिलियन लोगों से अधिक लोगों की आजीविका का समर्थन करता है। कितने? 28 मिलियन, बहुत सारे लोग हैं। ठीक है। विश्व मत्स्य पालन और जलीय कृषि की स्थिति, तो देखिए सोफिया एफएओ की एक प्रमुख रिपोर्ट है जो वैश्विक मत्स्य स्टॉक की स्थिति और स्वास्थ्य के साथ साथ वैश्विक और क्षेत्रीय स्तर पर मत्स्य पालन और जलीय कृषि के रुझानों का विश्लेषण करती हैं। गैलेक्सी क्या है, डिटेल में समझते हैं। द इंडियन एक्सप्रेस स्रोत है। देखिए, हाल ही में नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने सबसे प्राचीन ज्ञात आकाशगंगा ZSGS-G14-0, इसका ये नाम दिया गया है ZSGS-Z14-0 खोज की है, जो अपनी आयु के हिसाब से अप्रत्याशित रूप से चमकीली और बड़ी है। ठीक है। मुख्य बिंदु है ZSGS। पूछ देगा कि ZSGS क्या है, तो ये एक तरह का गैलेक्सी है जो नासा के द्वारा भी खोजा गया है हाल ही में। नामक इस आकाशगंगा का निर्माण बिग बैंग के लगभग 290 मिलियन वर्ष बाद हुआ था। लगभग 1700 प्रकाश वर्ष में पहले इस ग्रह का द्रव्यमान हमारे सूर्य के समान 500 मिलियन तारों के बराबर है। ठीक है। सूर्य एक है तो इसके 500 तारा इकट्ठा करिएगा, 500 मिलियन तारा करिएगा तो उसके बराबर हो जाएगा। ठीक है। समझ सकते हैं कितना बड़ा है। जेम्स वेब टेलीस्कोप, देखिए जेम्स वेब टेलीस्कोप एक संयुक्त नासा CSA अंतरिक्ष दूरबीन है, जिसे नासा के प्रमुख खगोल भौतिकी मिशन के रूप में हबल स्पेस टेलीस्कोप का उत्तराधिकारी बनाने की योजना है। ठीक है। JWST पृथ्वी सूर्य L2 लैंग्वेज बिंदु पर स्थित है, जो 5 मिलियन किलोमीटर दूर है। यह ब्रह्मांड के सबसे पुराने तारों से आने वाले प्रकाश का पता लगाने में सक्षम है, जो 13.5 अरब वर्ष से भी अधिक पुराना है। आकाशगंगा, देखिए आकाशगंगा में तारे, ग्रह और गैस तथा धूल के विशाल बादल होते हैं, जो सभी गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक दूसरे से बंधे होते हैं। सबसे बड़ी आकाशगंगा में खरबों तारे होते हैं और इनका व्यास 10 लाख प्रकाश वर्ष से भी ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, अनुमान है। 2023 और 24 में नीदरलैंड भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बना है। नीदरलैंड भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात, पहला क्या हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा। ठीक है। अमेरिका, दूसरे नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका और तीसरे नंबर पर नीदरलैंड हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में समझते हैं। देखिए, वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2023-24 के दौरान अमेरिका और संयुक्त राज्य अरब अमीरात के बाद नीदरलैंड भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बनकर उभरा है। मुख्य बिंदु डिटेल में समझते हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में नीदरलैंड के साथ भारत का व्यापार अधिशेष बढ़कर 17.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। भारत और नीदरलैंड के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2022-23 के 27.58 मिलियन अमेरिकी डॉलर से थोड़ा कम होकर 2023-24 में 27.34 बिलियन डॉलर रह जाएगा। 2022-23 में भारत के कुल व्यापार में नीदरलैंड का योगदान 2.36% रहा है। नीदरलैंड को भारत का निर्यात 2023-24 में लगभग 3.5% बढ़कर 22.36 बिलियन डॉलर हो गया है। भारत और नीदरलैंड ने 1947 में संबंध स्थापित होने के साथ से मजबूत कूटनीतिक और आर्थिक संबंध बनाए रखे हैं। नोटा वोट क्या है, डिटेल में समझते हैं। ये द हिंदू स्रोत है। देखिए, 18वीं लोकसभा चुनाव में इंदौर में सबसे अधिक नोटा वोट 2,18,674 दर्ज किया गया, जो किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में नोटा को मिले अब तक के सर्वाधिक हैं। सबसे अधिक नोटा वोट का पिछला रिकॉर्ड 2019 में बिहार के गोपालगंज में था तथा 51,660 मतदाताओं ने वोटा को चुना था। और ये अभी पहले स्थान पर इंदौर हो गया है, जो कि सबसे ज़्यादा है। 2019 में गोपालगंज के नाम रिकॉर्ड था। गोपालगंज कहाँ है? तो ये बिहार में है। ठीक है।
नोटा का फुल फॉर्म है नॉन ऑफ द एबव। देखिए, नोटा का अर्थ उपयुक्त में से कोई नहीं। यह भारतीय मत पत्रों पर एक विकल्प है जो मतदाताओं को मैदान में सभी उम्मीदवारों को अस्वीकार करने की अनुमति देता है। इसे 2014 के लोकसभा चुनाव में पेश किया गया था। नोटा का कोई कानूनी प्रभाव नहीं है, अर्थात यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक वोट नोटा को मिलता है तो दूसरा सबसे सफल उम्मीदवार जीत जाता है। ठीक है, इसका उद्देश्य मतदाता गोपनीयता की रक्षा करना तथा मतदाताओं को सभी चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के प्रति अपनी अस्वीकृति व्यक्त करने की अनुमति देता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि यदि नोटा को बहुमत प्राप्त होता है तो चुनाव को अमान्य घोषित किया जाना चाहिए और नए सिरे से चुनाव कराए जाने चाहिए। ठीक है, हालांकि एक पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त के अनुसार नोटा का एक प्रतीकात्मक प्रभाव होता है और यदि किसी सीट पर इसे 50% से अधिक वोट मिलते हैं तभी चुनाव परिणामों पर इसे कानूनी रूप से प्रभावी बनाने पर विचार किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं तृष्णा मिशन क्या है, डिटेल में समझते हैं। द हिंदू स्रोत है। देखिए, तृष्णा थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रिजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट। मिशन इसरो और CNES फ्रांस के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है। इसरो के और फ्रांस के CNES के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है जिसे क्षेत्रीय से वैश्विक स्तर पर सतही ऊर्जा बजट के लिए पृथ्वी की सतह के तापमान उत्सर्जन बायोफिजिकल और विकिरण क्षण की उच्च स्थानिक और उच्च लौकिक रिजोल्यूशन निगरानी प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। उद्देश्य की बात करें तो जलीय जल जमाव और जल उपयोग की मात्रा निर्धारित करने के लिए महाद्वीपीय जीवमंडल के ऊर्जा और जल बजट की विस्तृत निगरानी करना है। ठीक है, शहर उष्मा द्वीपों के व्यापक मूल्यांकन, ज्वालामुखी गतिविधि और भूतापीय संसाधनों से जुड़ी तापीय विसंगतियों का पता लगाना है। मुख्य विशेषताएं हैं, डिटेल में समझते हैं। तृष्णा उपग्रह 2 प्राथमिक पेलोड से सुसज्जित हैं। CNES द्वारा प्रदान किया गया थर्मल इंफ्रारेड TIR पेलोड 4 चैनल लॉन्ग वेव इंफ्रारेड इमेजिंग सेंसर की सुविधा देता है जो उच्च रिजोल्यूशन सतह तापमान और उत्सर्जन मानचित्रण में सक्षम है। ठीक है, इसरो द्वारा विकसित विजिबल नियर इंफ्रारेड शॉर्ट्स वेव इंफ्रारेड पेलोड में 7 स्पेक्ट्रम बैंड शामिल हैं जिन्हें महत्वपूर्ण बायोफिजिकल और विकिरण बजट चर उत्पन्न करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह कक्षा भूमि और तटीय क्षेत्रों के लिए 57 मीटर और महासागरीय और ध्रुवीय क्षेत्रों के लिए 1 किलोमीटर का स्थानिक रिजोल्यूशन प्रदान करेगी। मिशन को 5 लाख के परिचालन जीवन के लिए डिजाइन किया गया है। महत्व की बात करें तो डिटेल में समझते हैं। देखिए, यह महत्वपूर्ण जल और खाद्य सुरक्षा मुद्दों को संबोधित करेगा। अंतर्देशीय और तटीय क्षेत्रों में नीति निर्माताओं, वाटरशेड प्रबंधकों, कृषि उद्योगों और कृषक समुदायों के लिए अस्थायी समाधान लाने में मदद करने के लिए आवश्यक डेटा प्रदान करेगा। यह पृथ्वी की प्राकृतिक प्रक्रियाओं के बारे में समझ बढ़ाएगा और अनुकूलित संसाधन प्रबंधन के माध्यम से जलवायु परिवर्तन शमन में वैश्विक प्रयासों का समर्थन करेगा। अमृत योजना का अवलोकन, डिटेल में समझते हैं। देखिए, द हिंदू स्रोत हैं। वर्ष 2047 तक भारत की 50% से ज़्यादा आबादी शहरी होगी। इस शहरी बुनियादी ढांचे की आबादी बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए योजना शुरू की गई है। अमृत योजना अवलोकन। ठीक है, अमृत योजना डिटेल में समझते हैं। देखिए, कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अमृत मिशन योजना की शुरुआत वर्ष 2015 में की गई थी। इसका दूसरा संस्करण वर्ष 2021 में लॉन्च किया गया। ये कब शुरू की गई थी तो 2015 में अमृत योजना की शुरुआत। इस योजना के तहत जल गतिशीलता और प्रदूषण से संबंधित बुनियादी ढांचे के विकास में कुछ चुनौतियों का समाधान किया जाना था, जिसमें केंद्र से कुछ वित्तीय सहायता और बाकी हिस्सा राज्यों और संबंधित शहरों द्वारा जुटाया जाना था। इस मिशन को 1 लाख से अधिक आबादी वाले 500 शहरों और कस्बों को अधिसूचित नगर पालिकाओं के साथ कवर के लिए तैयार किया था। उद्देश्य की बात करें तो घर घर में पानी की सुनिश्चित आपूर्ति के साथ नल और सीवरेज कनेक्शन सुनिश्चित करना था। हरियाली और पार्कों जैसे अच्छे
तरह से बनाए हुए खुले स्थानों का विकास करके शहरों का मूल्य बढ़ाना, सार्वजनिक परिवहन पर स्विच करके या गैर मोटर चालित परिवहन के लिए सुविधाओं का निर्माण करके प्रदूषण को कम करना है। वित्त वर्ष 2015-16 से वित्त वर्ष 2019-20 तक 5 वर्षों के लिए अमृत योजना के लिए कुल परिव्यय 50,000 करोड़ था। परिव्यय 50,000 करोड़ था। अमृत 2.0 की मुख्य विशेषताएं डिटेल में समझते हैं। देखिए, यह प्रत्येक शहर के लिए नगर जल संतुलन योजना के विकास के माध्यम से उपचारित सीवेज के पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग, जल निकायों के पुनरुद्धार और जल संरक्षण को प्रोत्साहित करती हैं। अमृत 2.0 के लिए कुल परिव्यय 2,99,000 करोड़ रुपए हैं। वर्तमान स्थिति है, परियोजना का कार्यान्वयन बहुत धीमा है तथा अधिकांश राज्यों में इसका क्रियान्वयन 50% से भी कम पूरा हुआ है। ठीक है, लगभग 21 प्रमुख शहरों में भूजल खत्म होने वाला है। 21 प्रमुख शहरों में भूजल, भूमि का जल खत्म होने वाला है, जो कि बहुत ही संकट की बात है, चिंता की बात है। ठीक है, अपर्याप्त जल सफाई और स्वच्छता के कारण प्रति वर्ष लगभग 2 लाख मौतें होती हैं। 67.3% पाइप सीवरेज निर्वहन प्रणाली से जुड़े नहीं हैं। शहरी भारत में प्रति व्यक्ति औसत जल आपूर्ति 69.25 लीटर प्रतिदिन है, जबकि आवश्यकता मात्रा 135 लीटर प्रतिदिन है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2030 तक भारत की 40% आबादी के पास पीने की पानी पहुंच नहीं होगी। 2030 तक ये नीति आयोग का रिपोर्ट है कि 40% आबादी के पास पीने की पानी की पहुंच नहीं होगी, जो कि बहुत ही चिंता का विषय है। ठीक है, 2047 की यात्रा, ये बहुत चर्चा में था। द इंडियन एक्सप्रेस, देखिए, भारत का लक्ष्य स्वतंत्रता की सभी वर्षगांठ के साथ 2047 तक एक विकसित देश बनना है। भारत के विकास के लिए एक स्पष्ट रोड मैप की आवश्यकता है। विकसित राष्ट्र, देखिए, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठन वर्तमान में $13,885 और इससे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाले देशों को विकसित देशों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वर्गीकृत करते हैं, क्या है क्राइटेरिया? तो $13,845 और उससे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाले देशों को विकसित देशों के रूप में वर्गीकृत करते हैं। भारत की प्रति व्यक्ति आय अभी $2,500 है अप्रैल 2024 तक। ठीक है, 2,500, जबकि 13,000 पर लाना है। रुपए की भावी विनिमय दर और घरेलू मुद्रास्फीति की धारणाओं के आधार पर प्रति व्यक्ति आय के इस स्तर को प्राप्त करने के लिए हमें 6% से 7% की औसत वार्षिक वास्तविक वृद्धि दर की आवश्यकता है। भारत के समक्ष चुनौतियां क्या हैं? देखिए, 7.1 की विकास दर प्राप्त करने के लिए सकल घरेलू उत्पाद के 35% के वास्तविक सकल स्थिर पूंजी निर्माण की आवश्यकता होती है। उच्च राजकोषीय घाटे पिछले 3 वर्षों में 5.9% से अधिक है के कारण सरकारी व्यय में वर्तमान वृद्धि टिकाऊ नहीं है। सतत विकास हासिल करने के लिए निजी निवेश को सकल घरेलू उत्पाद के 1.2% तक बढ़ने की आवश्यकता है। विकास की रणनीति डिटेल में समझते हैं। देखिए, औद्योगिक नीति पर पुनर्विचार, वर्तमान वैश्विक घटनाक्रम के कारण भारत की औद्योगिक नीति में उपेक्षित परिवर्तन की आवश्यकता है। ठीक है, निर्यात आधारित सफलता, देखिए, भारत को सेवा निर्यात में सफलता के साथ साथ व्यापारिक निर्यात भौतिक में उत्कृष्टता प्रदर्शित करने की आवश्यकता है। कई पूर्वी एशियाई देशों ने निर्यात के माध्यम से तेजी से प्रगति हासिल की है। चीन का निर्यात 0.6% 2070 से बढ़कर 11.6% 2022 में हो गया है। भारत का निर्यात 0.6% 2070 में बढ़कर 2.5% हो गया है। बहुत ही धीमा विकास दर है। विकास के क्षेत्रों की पहचान, देखिए, उच्च क्षमता वाले उभरते उद्योगों की पहचान करना, जैसे खाद्य प्रसंस्करण, श्रम प्रधान, कृषि में सहायक तथा निर्यात मांग वाले। सकारात्मक पक्ष हैं, डिटेल में समझते हैं। देखिए, जनसांख्यिकी की लाभ, भारत की 40% से अधिक जनसंख्या 25 वर्ष से कम आयु की है। मध्यम वर्ग का विकास, वर्ष 2050 से 50 तक 500 मिलियन से अधिक मध्यम वर्ग का आकार होने का अनुमान है। वर्तमान 50 मिलियन है, 50 तक 500 मिलियन
डिजिटल अर्थव्यवस्था, देखिए भारत ई कॉमर्स, फिनटेक, एडटेक, हेल्थ टेक और एग्रीटेक टेक लगा है जैसे क्षेत्रों में विशेष रूप से डिजिटल परिवर्तन और नवाचार को अपना रहा है। वो तो सभी देश कर रहे हैं, ठीक है। समावेशी विकास, भारत पर्यावरणीय गुणवत्ता को बढ़ाने के लक्ष्य के साथ नवीकरणीय ऊर्जा, हरित अवसंरचना और जलवायु प्रत्याशा में निवेश भी कर रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल सामानों के लिए भारत की चीन पर निर्भरता, ठीक है, जो कि बहुत ही चिंताजनक है। द हिंदू का रिपोर्ट है, वित्त वर्ष 2024 में चीन एक बार पुनः भारत का शीर्ष व्यापारिक साझेदार बन गया है। कौन है अभी? तो चीन है। पिछले 10 वर्षों में यह छठी बार है जब चीन ने अमेरिका को पछाड़कर भारत का शीर्ष व्यापारिक साझेदार बनकर उभरा है। भारत चीन की वर्तमान व्यापारिक स्थिति है, देखिए चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा वित्त वर्ष 2024 में $85.1 बिलियन है, ठीक है, $85.1 बिलियन है। भारत के शीर्ष व्यापारिक साझेदार के रूप में चीन की स्थिति मुख्य रूप से चीन से आयात की असाधारण उच्च मात्रा के कारण है, ठीक है। ज़्यादातर यहाँ से आयात यानी कि खरीदा जाता है। चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा अन्य साझेदारों की तुलना में सबसे तेजी से बढ़ा है। प्रमुख व्यापारिक साझेदारों के साथ भारत का व्यापार घाटा रूस के साथ देखते हैं। देखिए हाल के वर्षों में भारत का रूस के साथ व्यापार घाटा तेजी से बढ़ा है। वित्त वर्ष 2022 में व्यापार घाटा $6.6 बिलियन से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में $57.2 बिलियन हो गया है, ठीक है। इसका अधिकांश हिस्सा रूस से रियासती मूल्यों पर तेल के आयात के कारण है। ज़्यादातर तेल आयात हो रहा है, खरीदा जा रहा है। चीन के साथ व्यापार घाटा, भारत द्वारा चीन से आयात की जाने वाली अधिकांश वस्तुओं को इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल वस्तुओं के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक ये ज़्यादातर वस्तुएं चाइना से मंगाई जाती हैं। वित्त वर्ष 24 की अवधि में भारत में $75 बिलियन मूल्य के मोबाइल टेलीफोन आयात किए, जो आयात टोकरी का सबसे बड़ा घटक है। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के लिए चीन मुख्य स्रोत है। वित्त वर्ष 15 से वित्त 24 की अवधि में भारत ने अपने मोबाइल टेलीफोन का 54% हिस्सा चीन से खरीदा है। 100 में यानी कि 54 चीन से खरीदा गया। इस अवधि में भारत ने चीन में लगभग 56% स्वचालित डेटा प्रोसेसिंग यूनिट, लगभग 70% सेमीकंडक्टर डिवाइस और डायोड और 32% इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटेड सर्किट और माइक्रो असेंबली भी खरीदी है, ठीक है। मुख्य बिंदु डिटेल में समझते हैं। जीडीपी और जीबीए में अंतर वृद्धि, देखिए 2023-24 में सकल घरेलू उत्पाद में जीबीए वृद्धि के लिए 1% अंक का तीव्र अंतर होगा, जबकि 2022-23 में यह अंतर 0.3 अंक होगा। इसका मुख्य कारण शुद्ध करों में तीव्र वृद्धि दर है, ठीक है। सॉरी, एक मिनट। भारतीय जीडीपी के नवीनतम आंकड़े क्या है? भारतीय जीडीपी के नवीनतम आंकड़े डिटेल में समझते हैं। द इंडियन एक्सप्रेस, देखिए वित्त वर्ष 2023-24 की जनवरी मार्च तिमाही के लिए भारत का सकल घरेलू उत्पाद 7.8% रहा, जो विनिर्माण क्षेत्र में मजबूत वृद्धि से प्रेरित है। वित्त वर्ष 2024 के लिए जीडीपी में 8.2% की वृद्धि हुई है, जबकि 2022-23 में 7% की वृद्धि हुई है, ठीक है। मुख्य बिंदु है जीडीपी और जीबीए के अंतर में वृद्धि। 2023-24 में सकल घरेलू उत्पाद और जीबीए वृद्धि के बीच 1% अंक का तीव्र अंतर होगा, जबकि 2022-23 में यह अंतर 0.3% अंक का होगा। इसका मुख्य कारण शुद्ध करों में तीव्र वृद्धि, संग्रह और कम सब्सिडी के कारण है। क्षेत्रवार विवरण डिटेल में समझते हैं। विगत वर्ष खराब मानसून के कारण समग्र कृषि मूल्य संवर्धन वृद्धि धीमी रही है। विनिर्माण जीबीए ने 2023-24 में 9.9% की वृद्धि के साथ एक स्वास्थ्य सुधार दिखाया है। यद्यपि देश सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर 7.6% रही है, तथापि चौथी तिमाही में इसमें कुछ कमी आई है। सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का व्यय देखते हैं डिटेल में। देखिए अर्थव्यवस्था का मुख्य स्तंभ निजी उपभोग 2023-24 में मात्र 3.8% की दर से बढ़ा है। यह पिछले 2 दशकों में सबसे धीमी खपत वृद्धि दर है। निवेश क्षेत्र में 9% की वृद्धि हुई। अर्थव्यवस्था में निवेश का नेतृत्व मुख्य रूप से सरकारी क्षेत्र ने किया है। केंद्र सरकार ने पूंजीगत व्यय में
2023-24 में 28% की अच्छी वृद्धि की है, जबकि कुल राज्य पूंजीगत व्यय 9 प्रमुख राज्यों के लिए अप्रैल फरवरी में लगभग 33% बढ़ा है। निर्यात की बात करें तो भारत का निर्यात कमजोर वैश्विक विकास के कारण धीमा पड़ा है। यद्यपि भारत के सेवा निर्यात में वृद्धि हुई है, किंतु वस्तु निर्यात वैश्विक मंदी के दंश से प्रभावित हुआ है। भविष्य के लिए जीडीपी वृद्धि का अनुमान की बात करें तो वित्त वर्ष 2024-25 के लिए जीडीपी वृद्धि दर लगभग 7% रहने का अनुमान है। ग्रामीण मांग में सुधार के संकेत, दोपहिया वाहनों की बिक्री में अच्छी वृद्धि है। ग्रामीण क्षेत्रों में एफएमसीजी बिक्री मात्रा में सुधार हुआ है। ठीक है। संसद में विविधीकरण क्या है, डिटेल में समझते हैं। स्रोत हैं द हिंदू। देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव यानी कि 18वीं लोकसभा संसद में क्षेत्रीय दलों को ज़्यादा सीटें मिली हैं। यह विकास भारत में संघवाद को मजबूत कर सकती हैं, जो भारत जैसे विविधतापूर्ण राष्ट्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। केंद्र और राज्य के मध्य महत्वपूर्ण विवाद हैं। देखिए वित्त संबंधित विवाद डिटेल में समझते हैं। केंद्र द्वारा कर संग्रहण में दक्षता के कारण संसाधन जुटाने में केंद्र को प्रमुख भूमिका दी गई है। प्रमुख करों में व्यक्तिगत आयकर, निगम कर, सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क केंद्र द्वारा एकत्रित किए जाते हैं। केंद्र से राज्यों को धन हस्तांतरित करने में वित्त आयोग की भूमिका पक्षपातपूर्ण मानी जाती है। केंद्र द्वारा संसाधनों और परियोजनाओं का आवंटन अक्सर राजनीतिक विचारों से प्रभावित होता है, जो केंद्र के समान दल द्वारा शासित राज्यों के पक्ष में होता है। इससे विपक्ष शासित राज्यों की स्वायत्तता कमजोर होती है और संघवाद कमजोर होता है। ठीक है। राज्यों की विविध आवश्यकताएं डिटेल में समझते हैं। भारतीय राज्यों में बहुत अधिक विविधता है, जिसके कारण प्रत्येक राज्य को अपने विशिष्ट मुद्दों को संबोधित करने के लिए अधिक स्वायत्तता की आवश्यकता होती है। परिसीमन का लंबित कार्य डिटेल में समझते हैं। परिसीमन का मुद्दा उत्तर दक्षिण विभाजन का केंद्र बिंदु है, जिसमें कम आबादी वाले विपक्ष प्रभुत्व वाले दक्षिणी राज्यों का डर था कि कहीं संसदीय प्रतिनिधित्व का अधिक आबादी वाले उत्तरी राज्यों में आमूलचूल पुनर्वितरण न हो जाए। राज्यपाल संबंधित विवाद डिटेल में समझते हैं। देखिए कुछ विपक्षी राज्यों में राज्यपाल पर राज्य विधेयकों को लंबित करने का आरोप लगाया गया है। उदाहरण तमिलनाडु, तेलंगाना के राज्यपालों को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। चुनाव परिणामों के निहितार्थ डिटेल में समझते हैं। देखिए गठबंधन सरकार, गठबंधन शासन से सत्ता के अनेक केंद्र उत्पन्न होते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय में निर्णय लेने में क्षेत्रीय दलों की भूमिका में वृद्धि देखने की संभावना है। क्षेत्रीय दलों के हित डिटेल में समझते हैं। राज्य विशिष्ट मांगों में वृद्धि, जैसे आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए विशेष दर्जा। जातिगत जनगणना से संबंधित मांग एक राष्ट्र दृष्टिकोण के साथ गठबंधन सहयोगियों के साथ तालमेल अस्पष्ट नहीं है। नवीनीकृत संघवाद की संभावना डिटेल में समझते हैं। संघवाद के लिए एक प्रतिबिंब बिंदु के रूप में राजनीतिक परिवर्तन का काल, उत्तर दक्षिण चुनावी मानचित्रों को अवसर के रूप में बदलना, केंद्र राज्य विश्वास बहाल करने के लिए अखिल भारतीय संघीय समझौते की आवश्यकता, अधिक समावेशी शासन की संभावना, कृषि क्षेत्र की चुनौतियां एवं समाधान डिटेल में समझते हैं। देखिए स्रोत हैं द इंडियन एक्सप्रेस। कृषि क्षेत्र की चुनौतियां एवं समाधान। भारत के कृषि क्षेत्र को आने वाले दशकों में कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। किसानों की भलाई के लिए समर्थन की कमी तथा दशकों से पुराने तरीकों पर निर्भरता के महत्वपूर्ण बाधाएं उत्पन्न की हैं। भारतीय कृषि क्षेत्र के समक्ष चुनौतियां क्या क्या हैं, डिटेल में समझते हैं। देखिए मेंस के लिए भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर दिया गया है, जो कि आप लिख सकते हैं। जलवायु परिवर्तन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जलवायु परिवर्तन की घटनाओं से फसल उत्पादन और आजीविका पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशंका है। विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO के प्रतिकूल निर्णय क्या है। निर्णय WTO के विवाद निपटान तंत्र को कमजोर करने का आरोप अमेरिका पर लगाया जाता है। WTO के प्रतिकूल निर्णय से भारतीय कृषि तथा किसानों को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। भूमि जोतों का विखंडन। देखिए छोटी भूमि जोतों की बड़ी संख्या कुल कृषि योग्य भूमि का 85% है। उत्पादकों के लिए अपने पेशे से सम्मानजनक जीवन जीने की संभावना का मूलतः सीमित कर देती है। कम खाद्य कीमतों के लिए वैश्विक अभियान। इससे खेती पर्यावरणीय दृष्टि से असंवहनीय और आर्थिक दृष्टि से अलाभकारी हो जाती है।
घटते जल वृद्धि, देखिए कृषि के लिए जल की अत्यधिक मांग के कारण घटते जल वृद्धि उस सीमा तक पहुंच रहे हैं जहां खदान क्षेत्रों में सिंचाई के लिए जल निकालना आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं है। ठीक है। कृषि में निवेश, देखिए कृषि अनुसंधान और विस्तार सेवाओं में भारी निवेश की आवश्यकता है। कृषि अनुसंधान में किया गया निवेश अन्य निवेशों की तुलना में 10 गुना से अधिक आर्थिक लाभ देता है। आगे की राह और समाधान क्या है? जलवायु अनुकूल कृषि का सृजन। वास्तविक समाधान जलवायु प्रत्यास्थी या स्मार्ट कृषि के सृजन के लिए संसाधनों का निवेश करने में निहित है। कुशल खाद्य श्रृंखलाओं का निर्माण डिटेल में समझते हैं। देखिए इसके लिए परिवहन से लेकर भंडारण और प्रसंस्करण से लेकर संगठित खुदरा बिक्री तक बड़े पैमाने पर लॉजिस्टिक क्रांति की आवश्यकता होगी। किसान उत्पादन संगठनों या सहकारी समितियों को बढ़ावा देगा। छोटे भूमि धारकों को किसान उत्पादक संगठनों या सहकारी समितियों के माध्यम से एक साथ लाया जाए। ठीक है। बिहार की विशेष राज्य का दर्जा और मांग डिटेल में समझते हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। यहाँ से आपको मेंस में भी प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। बिहार के केंद्र द्वारा विशेष श्रेणी का दर्जा दिए जाने की राज्य की लंबे समय से चली आ रही मांग को दोहराया है, जिससे राज्य को केंद्र से मिलने वाले कर राजस्व की मात्रा में वृद्धि होगी। बिहार मंत्रिमंडल ने पिछले साल के अंत में राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था। विशेष श्रेणी का दर्जा डिटेल में समझते हैं। विशेष श्रेणी का दर्जा, देखिए विशेष श्रेणी का दर्जा 5वें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर 1969 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य उन राज्यों की सहायता करना था जो अपनी भौगोलिक, सामाजिक या आर्थिक स्थिति की दृष्टि से वंचित है, ताकि वे अन्य अधिक विकसित भारतीय राज्यों के बराबर अपनी स्थिति सुधार सके। ठीक है। पहाड़ी भूभाग और बड़ी जनजातीय आबादी जैसे मानदंड किसी राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा देने का हकदार बना सकते हैं। जिस राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा दिया जाएगा वह केंद्र से अधिक धनराशि प्राप्त करने में सक्षम होगा तथा विभिन्न कर संबंधी रियायतों का भी आनंद ले सकेगा। ठीक है। उदाहरण स्वरूप विशेष श्रेणी का दर्जा प्राप्त राज्य केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए केंद्र से 90% धनराशि प्राप्त करता है, जबकि अन्य राज्यों को केंद्र से केवल 60% से 80% धनराशि ही प्राप्त होती है। विशेष श्रेणी का दर्जा प्राप्त करने वाले राज्य हैं जम्मू कश्मीर, असम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड समेत अन्य 6 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा है। इस प्रकार 28 राज्यों में से 11 या 1/3 से ज़्यादा राज्य पहले से ही विशेष श्रेणी का दर्जा प्राप्त कर चुके हैं। बिहार विशेष श्रेणी का दर्जा क्यों मांग रहा है, डिटेल में समझते हैं। देखिए बिहार जाति आधारित सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 94 लाख गरीब परिवारों के कल्याण के लिए 5 वर्षों में अतिरिक्त 2.5 लाख करोड़ राशि की आवश्यकता होगी। राज्य की लगभग 1/3 आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो बिहार के वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय 59,367 रुपये होने का अनुमान है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 जो देश में सबसे कम है और राज्य के कई मानव विकास संकेतकों में भी राष्ट्रीय औसत से पीछे हैं। विभाजन की बात करें तो राज्य के विभाजन के कारण उद्योगों का झारखंड में स्थानांतरित हो जाने से बिहार का राजस्व तथा रोजगार सृजन क्षमता नकारात्मक रूप से प्रभावित हुआ है। प्राकृतिक आपदाएं भी, देखिए सिंचाई के लिए पर्याप्त जल संसाधनों की कमी तथा प्राकृतिक आपदाओं की बारंबारता ने राज्य की राजकोषीय स्थिति को प्रभावित किया है। बुनियादी ढांचे का अभाव, देखिए 2013 में केंद्र द्वारा गठित रघुराम राजन समिति ने बिहार को सबसे कम विकसित श्रेणी में रखा था। चुनौतियां क्या क्या हैं? केंद्र सरकार का प्रतिरोध। केंद्र सरकार केंद्र पर बढ़ते वित्तीय बोझ के कारण विशेष दर्जा देने में अनिच्छुक रही है। राज्यों में प्रतिस्पर्धा। केंद्र को यह डर है कि कुछ राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा देने से अन्य राज्य भी केंद्र से यही मांग करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। कर हस्तांतरण में वृद्धि, देखिए 14वें वित्त आयोग की सिफारिश के बाद राज्यों को करों का हस्तांतरण कुल विभाज्य मूल्य के 32% से बढ़ाकर 42% कर दिया गया है, जिससे विशेष दर्जा का औचित्य कम हो गया है। कई विश्लेषकों का कहना है कि बिहार के आर्थिक
पिछड़ेपन पर आधारित यह मांग पूरी तरह से ऊंचित है, क्योंकि राज्य सरकार को गरीबी के उत्थान के लिए कल्याणकारी परियोजनाओं पर खर्च करना होगा और राज्य के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने में निवेश करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं गठबंधन सरकार। स्रोत है द हिंदू। डिटेल में समझते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव तक भारत में 21 साल तक गठबंधन सरकारें रही थी। फिच वित्तीय एजेंसी के अनुसार गठबंधन की राजनीति और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए के लिए कमजोर जनादेश के कारण सुधार एजेंडे से ज्यादा महत्वाकांक्षी हिस्सों पर कानून पारित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। गठबंधन सरकार, देखिए, जब दो या दो से अधिक राजनीतिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं तो उसे गठबंधन सरकार कहा जाता है। गठबंधन सरकारों में नीतियों के निर्माण और कार्यान्वयन के लिए विभिन्न दलों के बीच बातचीत और समझौता शामिल होता है। नीतिगत रियायतें और पारदर्शिता। डिटेल में समझते हैं। देखिए, गठबंधन सरकारों में प्रतिस्पर्धी विचार और नीतिगत समझौते शामिल होते हैं जो अक्सर सार्वजनिक सौदेबाजी के कारण पारदर्शी तरीके से होते हैं। उनके पास नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था है जो उन्हें प्रभावी ढंग से कार्य करने में मदद कर सकती हैं। गठबंधन के भीतर बातचीत से आमूलचूल परिवर्तन को कम होता ही है, लेकिन नीतिगत स्थिरता अधिक होती है जिससे दीर्घकालीन निवेश में सुविधा होगी। भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत और प्रगति विभिन्न गठबंधन और अल्पमत सरकारों के अधीन हुई है। ठीक है, पिछली गठबंधन सरकारों का प्रदर्शन देखिए, 1991 के बाद से कोई बड़े नीतिगत उलटफेर नहीं हुआ, केवल क्रमिक और वृद्धिशील परिवर्तन हुए हैं। गठबंधन में संस्थागत निर्णय लेने की अवस्था में विविध आवाजों को स्थान मिलता है। एक दलीय सरकारों द्वारा लिए गए कुछ एक तरफा निर्णय की तुलना में गठबंधन सरकारें सुधारों को सुविधाजनक बनाने में प्रभावी रही हैं। आर्थिक विकास और सुधार। डिटेल में समझते हैं। देखिए, आर्थिक विकास के लिए सुधार की आवश्यकता होती हैं और सुधार के लिए प्रायः निर्णयकर्ता की आवश्यकता होती है जो आमतौर पर एक दलीय सरकारों से जुड़ी होती हैं। हालांकि आर्थिक सुधार में गठबंधन सरकार यह सुनिश्चित करती हैं कि विभिन्न दृष्टिकोणों को सुना जाए और नीतियां अधिक स्थिर हों। गठबंधन सरकार से जुड़ी चुनौतियां क्या हैं? डिटेल में समझते हैं। नीति वार्ता और अस्थिरता। देखिए, गठबंधन सरकार को बातचीत और समझौता करने की चुनौती का सामना करना पड़ता है जिसके परिणाम स्वरूप कई वीटो बिंदु हो सकते हैं और निर्णय लेने में देरी हो सकती है। ठीक है, ये नुकसान भी हो सकता है। अधिक पारदर्शी होने के बावजूद गठबंधन सरकारों को विविध दृष्टिकोण के कारण नीति निर्माण में अशांति का अनुभव हो सकता है। केंद्र राज्य संबंध की बात करें तो डिटेल में समझते हैं। देखिए, गठबंधन सरकारों नीति निर्माण में राज्य सरकारों की भूमिका को बढ़ाती हैं जो अधिक सूचित प्रक्रिया का प्रतिबिंबित करती हैं। केंद्र और राज्यों के बीच करों के विभाजन को लेकर समस्याएं, विशेषकर जीएसटी और विशेष उपकारों के लागू होने के बाद आर्थिक दृष्टि और निर्णय निर्माण। डिटेल में समझते हैं। देखिए, गठबंधन सहयोगी आमतौर पर आर्थिक सुधारों का समर्थन करते हैं, लेकिन निर्माण लेने की गति और शैली में बाधा उत्पन्न हो सकते हैं। संघवाद और केंद्रीकरण। डिटेल में समझते हैं। निर्णय लेने के बढ़ते केंद्रीकरण और सामाजिक कल्याण लाभ पर केंद्र सरकार के नियंत्रण के कारण सहकारी संघवाद के वादों को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। एक दलीय सरकार और गठबंधन सरकार में तुलना देखते हैं। डिटेल में देखिए, एक दल की सरकारों कई दलों के बीच लंबी बातचीत और आम सहमति बनाने की आवश्यकता के बीच तेजी से निर्णय ले सकती हैं, जैसे माल और सेवा कर यानी कि जीएसटी। एक दलीय सरकारों विपक्षी दलों, क्षेत्रीय हितों और नागरिक समाज सहित विभिन्न हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श प्रक्रियाओं को दरकिनार कर सकती हैं, जिससे नीतियों के लिए व्यापक समर्थन की कमी हो सकती है, जैसे 2020 में पेश किए गए कृषि कानून या विमुद्रीकरण। एक दलीय सरकारों सत्ता में केंद्रीकरण और संस्थागत तंत्र को कमजोर कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 2 पार्ट में हम लोग कंप्लीट रिवीजन करेंगे ये 15 दिन का करेंट अफेयर्स को, और इसके बाद हम लोग 16 से लेकर 30 जून तक के करेंट अफेयर्स को रिवीजन करने वाले। जून मंथ का करेंट अफेयर्स हम लोग एजुटेरिया से कर रहे हैं और मई मंथ का भी हम लोग किए हैं ये परफेक्शन आईएएस के मैगजीन से। ठीक है, तो उसे भी रिवीजन कर लीजिएगा। और बीपीएससी के सभी सिलेबस को रिवीजन करवाया जा रहा है बदलते पैटर्न के अनुसार एमसीक्यू प्रश्नों के माध्यम से। ठीक है, इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकती हैं और वीडियो के प्रति अपना फीडबैक अवश्य दीजिएगा
ताकि हम वीडियो में कोई भी गलती है तो उसे सुधार कर सके। ठीक है, अच्छा लग रहा है तो अच्छा बताइएगा, खराब लगता है तो खराब ही बताइएगा। देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।